Hello students, good morning. Welcome to the new session of construction equipment and automation. तो लास्ट टाइम हमने आपका सब्जेक्ट का सिलेबस देखा था पूरा के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और ऑटोमेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उसका पहला पार्ट जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आता है। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद में ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का आपका जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की नीड जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में क्या होती है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं और क्या क्या उसकी नीड होती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, वो आज हम देखने वाले हैं। तो आओ आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। ओके, तो मतलब जो आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन और इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं। इन केस ऑफ मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स द स्पीड ऑफ वर्क एंड द टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो मेजर होते हैं यानी कि जो बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें स्पीड ऑफ वर्क यानी कि जो आपका जो मतलब कोई भी पार्ट का वर्क हो तो वो स्पीड से होना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड द टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड तो चाहिए और साथ साथ में टारगेट अचीवमेंट यानी कि टाइमली मतलब टाइम से वर्क फिनिश करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। ओके, देखो अगर स्पीड और टाइमली कंप्लीशन कोई वर्क नहीं हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले होगा और पूरे प्रोजेक्ट के डिले होने की वजह से उसकी जो इफ़ेक्टिव कॉस्ट होगी उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो अनइकोनॉमिकल मतलब जो है वो साबित होगा। ओके, तो प्रोजेक्ट अगर आपको अनइकोनॉमिकल नहीं बनाना है तो स्पीड ऑफ वर्क एंड टाइमली completion ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू दिस रीजन द mechanization of most of the construction work is required in which the construction equipments play the most important role। तो यही रीज़न से मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका मेकेनाइजेशन यानी कि उसका जो मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत ही ज़रूरी हो चुका है अभी के टाइम में। इन विच द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल यानी कि अगर आपको अपना काम जो है वो टाइमली और स्पीडली ख़त्म करना है ऑन स्टिपुलेटेड टाइम तो आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स चाहिए जो आपका जो काम है वो बहुत ही आसान बना दे, इजी बना दे। तो उसके लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है। The proper use of the appropriate equipment contributes to economy, quality, safety, speedy and timely completion of the project। यानी कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं अगर आप प्रॉपर इक्विपमेंट चूज़ करते हो आपके प्रोजेक्ट्स के लिए तो वो क्या करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट को इकोनॉमी से, क्वालिटी से, सेफ्टी के साथ और स्पीड के साथ, टाइम के साथ पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सकता है अगर आप अच्छे से इक्विपमेंट चूज करो तो। ओके, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज अ मेजर फैक्टर इन ऑल प्रोजेक्ट्स। अब देखो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप कंस्ट्रक्शन का चूज करते हो तो आपको पता है कि मतलब जो आप उसकी जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की वो मेजर पार्ट होता है। देखो कोई भी प्रोजेक्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्रोजेक्ट के बजट की बात करते हैं। ओके, हम ऐसा एक बजट चूज करते हैं जो कि बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो यानी कि वो एक एवरेज मोड पे रहना चाहिए। ओके, तो वो बजट एवरेज मोड पे बना रहे उसके लिए भी हमें प्रॉपर इक्विपमेंट जो है वो चूज करने पड़ेंगे। ओके, तो देखते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विपमेंट पे। द मेजर
factors that influence the construction costs mainly are materials, labors, construction equipment, ओवरहेड एंड प्रॉफिट। अब देखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन का मटेरियल। आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कैसा मटेरियल यूज़ करते हो उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है। लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन कौन से लेबर यूज़ हो रहे हैं, मतलब लेबर जो है वो कौन सी कैटेगरी के हैं और स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है या फिर सेमी स्किल्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आपके पास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है कि आप रेंट पे ले रहे हो, ओके, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरहेड एंड प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कितना मतलब निकाल रहे हो उस पे आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ranges from 25% to 40% of the total project cost। अब देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की आप बात करो तो उसके 100%, उसका जो मतलब 100% टोटल कॉस्ट जो होता है उसमें से 25 to 40%, यानी कि 40% जितनी कॉस्ट तो उसके इक्विपमेंट में लगती है। अब आप सोच सकते हो कि ये 100% में से 40%, यानी कि एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ। तो एक बहुत बड़ा पार्ट आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जा रहा है, आप वहाँ पे उसे खर्च कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर 100 रुपये में से मैं 40 रुपये इक्विपमेंट पे दे रहा हूँ तो मैं सोच के लूँगा कुछ, या तो उसको लूँगा या तो फिर रेंट पे लूँगा, और मेरा प्रॉफिट जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे को मिले, ऐसा मैं सोचूंगा, या तो ऐसा मेरा एम हो सकता है। ओके, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द परचेज ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शुड बी रिकवर्ड ड्यूरिंग द यूजफुल पीरियड ऑफ सच इक्विपमेंट। देखो यही बात मैंने आगे कही कि अगर आप कोई भी अमाउंट जो हो वो परचेज में आप इन्वेस्ट करते हो, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको उसे खरीदना पड़ेगा। आपका पहला ऑप्शन ये है कि आप उसे परचेज कर ले, लेकिन हमें पहले सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अगर वो इक्विपमेंट हम मतलब पूरा पीरियड ख़त्म हो उसका तब तक यूज़ करें तो हमें उसमें से प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, अगर प्रॉफिट मिलता है तो परचेस करना जो है वो ठीक रहता है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है पूरी लाइफ टाइम उसे यूज़ करने के बाद, तो उसे लेना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द परचेस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शुड बी रिकवर्ड ड्यूरिंग द यूजफुल पीरियड ऑफ सच इक्विपमेंट। जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए हमने अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की है वो पूरी लाइफ टाइम, यानी कि जो लाइफ टाइम यानी कि इसका लाइफ टाइम, इक्विपमेंट का लाइफ टाइम, इक्विपमेंट जब तक यूज़ हो सकता है तब तक वो रिकवर हो जाएगी। अगर रिकवर हो जाएगी देन इट इज़ ओके। ओके, इफ इट इज़ फाउंड that the purchase price of particular construction equipment is far less than the estimated profit to the contractor due to its use on the project, the contractor should purchase the same without considering its further use or salvage value। ओके, परचेस प्राइस जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की वो प्रॉफिट से बहुत कम हो। देखो यहाँ पे लिखा है फार लेस देन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट सोचा है उससे कहीं ज़्यादा कम हो तो ही हम वो जो इक्विपमेंट है उसे परचेस करेंगे। ओके, क्योंकि मतलब एक प्रोजेक्ट में ही अगर उसकी वैल्यू कवर हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसे दूसरे प्रोजेक्ट में भी रन करेंगे या तो दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो हमारा प्रॉफिट होगा। ओके, तो जब वो प्रॉफिट से आपकी प्रॉफिट के सामने आपकी जो इक्विपमेंट की परचेस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो, तब कोई कॉन्ट्रैक्टर
जो उसका यूज़, फर्दर यूज़ कहाँ पे होगा, यानी कि सेकंड प्रोजेक्ट में यूज़ होगा कि नहीं होगा, उसकी सैलवेज वैल्यू कितनी मिलेगी, वो भी नहीं सोचते हैं, वो ओनली परचेस कर लेते हैं। ओके, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा उसमें से एक पार्ट तो उसका निकल ही जाएगा, और उसके बाद भी प्रॉफिट बहुत ही बड़ा हिस्से में आपके पास बचा हुआ रहेगा। ओके, तो ये सब सोचना पड़ता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को परचेस करने से पहले। ओके, अब ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं वो इसके हैं। द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आर डिप्लॉयड ऑन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर द वेरियस रीजंस। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को डिप्लॉय करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि देखो, इक्विपमेंट अगर आप लगा रहे हो तो एक आपका रीज़न है कि आपको लार्जर आउटपुट चाहिए। ओके, अगर लार्जर आउटपुट कहीं पे चाहिए तो आप इक्विपमेंट लगा सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है? अगर आपको मतलब लार्जर आउटपुट मिलेगा तो आप डेली, अगर आप डेली सोचो कि मैं मैन्युअली काम करवाता हूँ 4 या 5 बंदों से, ओके, और वही काम मैं एक इक्विपमेंट से लेता हूँ, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड पॉइंट है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क दैट इज नॉट फिजिबल बाय मैनुअल एफर्ट्स और व्हेन डिप्लॉयमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हेल्प इन डूइंग द वर्क मोर कॉस्ट इफेक्टिवली। ओके, अब ये पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं आप, तो आपको कि फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क दैट इज नॉट फिजिबल बाय मैनुअल एफर्ट्स, यानी कि मैनुअल एफर्ट से आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, उसका एग्जीक्यूशन जो वर्क का है वो नहीं कर पा रहे हैं मैन्युअली, और when the deployment of construction equipment may help in doing the work more cost effectively। और दूसरा रीज़न एक ये है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लगाने से जो मतलब आपकी वर्क पूरा करने में जो हेल्प है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवली होती है। तो ऐसे टाइम पे आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है वो डिप्लॉय करते हो प्रोजेक्ट पे। ओके, थर्ड आपका रीज़न ये है। फोर्थ है, लार्ज आउटपुट कैन बी मेंटेन्ड। जाहिर सी बात है कि अगर आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, तो मतलब आपका लार्जर आउटपुट आपको मिल रहा है, इवन इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर। देखो, लार्जर आउटपुट भी आपको मिल सकता है बाय यूजिंग शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर कम है और उसके मुकाबले आपके पास कोई एक मशीन है, कोई एक इक्विपमेंट है, तो आप जो है आपका लार्जर आउटपुट जो है वो आप मेंटेन कर सकते हो। प्रिसीजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय यूजिंग मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स इक्विप्ड विथ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स। देखो, कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो वर्क होता है उसे आप प्रिसाइजली भी कर सकते हो बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स। मशीनरी में अगर आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल लगा सकते हो तो बाय यूजिंग दैट आप कोई भी वर्क जो है वो मोर इफेक्टिवली, मोर प्रिसाइजली कर सकते हो। ओके, तो ऐसे प्रिसाइजली वर्क करने के लिए भी कई बार हम इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल ये सब चीज़ों का दिखाता हूँ। अगर आप मैन्युअली एक्सक्वेशन कर रहे हो कोई साइट का, तो आप सोचो कितने दिन लगेंगे, और वही काम अगर आप मशीन से करवाते हो जो अभी हो रहा है ऑन साइट पे, जो मतलब जेसीबी मशीन्स होते हैं जो मतलब एक्सक्वेशन का काम करते हैं, वो इक्विपमेंट से ओनली एक ऑपरेटर होता है और एक डायरेक्शन देने वाला होता है, तो वो 2 या 3 बंदों की मदद से पूरा काम जो है वो 2 या 3 दिन में फिनिश हो सकता है। ओके, एक्सक्वेशन का। उसके मुकाबले अगर आप सोचो कि अगर आप लेबर का यूज़ कर रहे हो तो आपका कितना मतलब कॉस्ट जो है वो ज़्यादा जाएगा, और कॉस्ट तो जाएगा, उससे ज़्यादा मतलब टाइम जाएगा। ओके, तो टाइम और कॉस्ट दोनों बिगड़ेगा आपका अगर आप इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, तो ऐसा सभी केसेस में मतलब फॉलो होता है। तो इक्विपमेंट इसीलिए आप
के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जरूरी होता है। The construction equipment and machineries of very high capacities are available now, and very large outputs are possible due to mechanization adhering to the construction schedules। यानी कि अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरीज जो है वो हायर कैपेसिटी की अवेलेबल है और उससे लार्जर आउटपुट भी मिल रहे हैं ड्यू टू मैकेनाइजेशन। ओके, एक ये चीज़ है। थर्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट on the construction projects is of vital importance in completing the work at an optimum cost within the stipulated time। ओके, तो ये लाइन में आपको मतलब एक पंच लाइन आपको बोल दिया है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे लगाने से क्या होता है कि आपका जो वर्क है वो कंप्लीट होता है। लेकिन कैसे कंप्लीट होता है? विथ ऑप्टिमम कॉस्ट विथ इन स्टिपुलेटेड टाइम। यानी कि आपने जो डिजायर्ड एक कॉस्ट जो फिक्स की है उसी कॉस्ट में ख़त्म होगा और विथ स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में, यानी कि वो टाइमली भी कंप्लीट होगा। तो बजट के साथ टाइम अगर मेंटेन करना है आपको आपके प्रोजेक्ट में, तो आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ भी बोल सकते हो और उसका कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स में, यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट को हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं? तो मतलब उसमें जो मेन कैटेगरीज हुए जो मैंने ए बी सी से दिखाई है और बाकी के अंदर के जो सब टाइप्स है वो मैंने नंबरिंग से दिखाया है। तो सबसे पहले जो मेन पार्ट है जो क्लासिफाइड करने का तरीका है वो तीन मतलब पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट है द इक्विपमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क इट परफॉर्म्स। पहला मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे किया गया है कि मशीन कैसे वर्क करता है, कैसे परफॉर्म करता है, उसके बेस पे मैंने तीन मतलब टाइप जो है वो मशीन के होते हैं। सबसे पहले है इंटरमीडिएट, सेकंड है कंटिन्यूअस एंड थर्ड है आपका मिक्स टाइप। ओके, तो ये सारे इक्विपमेंट्स क्या क्या है, इंटरमीडिएट, कंटिन्यूअस एंड मिक्स टाइप, वो देखते हैं। देखो पहले, लेकिन ये जो मतलब किसके बेस पे क्लासिफाइड किया है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क इट परफॉर्म्स, वो वर्क कैसे करता है उसके बेस पे। सबसे पहले है इंटरमीडिएट। तो दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट हैव इंटरमीडिएट साइकिल्स ऑफ वर्क। इसमें क्या है कि एक फिक्स साइकिल होती है कि एक साइकिल पे मतलब साइकिल क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट होगा आपका और आगे जाके थोड़े आगे जाके आपका लास्ट पॉइंट भी वहाँ फर्स्ट पॉइंट पे होगा। यानी कि वो एक मतलब फिक्स टाइम से चलता है कि उतने टाइम वो चलेगा फिर वो बंद हो जाएगा, फिर से हम उसे स्टार्ट करेंगे फिर वो चालू होगा, ऐसे होता है। They can be operated on series of work cycles and each cycles completes itself। ओके, जैसे कि पावर शॉवेल्स है, ड्रैग लाइन्स है, स्क्रैपर्स है, बुलडोजर्स है, कंक्रीट मिक्सचर्स है, आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट टाइप इक्विपमेंट्स। यानी ये इक्विपमेंट ऐसे है कि अगर उसे आप एक बार चालू करो तो वो सीरीज में काम करते रहेंगे। ओके, और जैसे आप स्टॉप करना चाहो वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसे हम इंटरमीडिएट टाइप बोलते हैं। सेकंड है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। तो कंटिन्यूअस फ्लो टाइप में ऐसा है, मतलब जो इंटरमीडिएट है उससे पूरा उल्टा है। दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स हैव अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वर्क टर्न आउट। इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस वर्क का फ्लो आउट रहता है। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कंटिन्यूअस रहता है। बेल्ट कन्वेयर्स, पाइपलाइन, एयर कंप्रेसर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो टाइप इक्विपमेंट्स। ओके, अब देखो बेल्ट कन्वेयर आपने देखा हुआ है कि मतलब एक पट्टा होता है बेल्ट जैसा होता है और उसके ऊपर हम मटेरियल रखते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो वो क्या होता है कि बेल्ट जो है वो घूमता रहता है, यानी वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। अगर आप उसका मतलब स्विच ऑफ करोगे तो वो स्विच ऑफ होगा,
लेकिन ड्यूरिंग वर्क क्या होगा कि वो एक ही जैसे वर्क करता रहेगा। वैसे लेकिन बुलडोजर में नहीं है। आप आगे के एग्जाम्पल देखो इंटरमीडिएट के, तो इसमें है ड्रैग लाइंस। तो ड्रैग लाइंस हम जब मतलब हम जब जब ऑपरेट करेंगे तभी वो ऑपरेट होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक बार चालू कर दी तो चालू ही रहेगी। ओके, इसे मतलब मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। और कंटिन्यूअसली में क्या होता है कि एक बार आपने चालू कर दिया फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, काम होता रहेगा। तो ऐसे जो इक्विपमेंट्स है उसे हम कंटिन्यूअस फ्लो टाइप इक्विपमेंट बोलते हैं। ओके, द थर्ड वन इज मिक्स टाइप। तो मिक्स टाइप के इक्विपमेंट में क्या होता है कि बोथ टाइप जो आगे के हैं, यानी कि जो इंटरमीडिएट टाइप और कंटिन्यूअस टाइप दोनों का मिक्सचर होता है। ओके, दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इंटरमीडिएट एज वेल एज कंटिन्यूअस फ्लो टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। यानी उसमें दोनों टाइप की मतलब मिक्स कैटेगरी होती है। They are continuously operated over a defined surface area. After completion of a particular sweep, it requires operation cease and readjustment of its position to resume production of another area. इसे हमने कोई एक परफेक्ट एक एरिया पे हमने लगा दिया तो वो एरिया वो ख़त्म कर देगा। फिर उसके बाद हमें उसे दूसरे में लगाना है तो फिर से वहाँ जाके उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका मिक्स टाइप हो गया कि मिक्स टाइप में ऐसे होता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं मोटर ग्रेडर्स, बुलडोजर्स, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा। अब देखो मिक्स में कई एग्जांपल जो है वो आगे वाले इंटरमीडिएट के भी आए होंगे, लेकिन वैसे देखने जाए तो ये सारे जो है मिला के ही मिक्स टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। तो आपके इंटरमीडिएट के एग्जांपल भी इसमें है, जैसे कि बुलडोजर, स्क्रैपर्स वो है। तो ऐसे जो है वो आपके मिक्स टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। इसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो ऐसे किया गया है, द कंस्ट्रक्शन मशीनरीज और इक्विपमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब उसके एरिया ऑफ वर्क के मतलब बेस पे उसे डिवाइड किया है। अर्थ एक्सकेवेटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स, कन्वेइंग इक्विपमेंट्स, होइस्टिंग इक्विपमेंट्स, ड्रिलिंग, पंपिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स। तो इतने टाइप में उसे डिवाइड किया है। मतलब कंस्ट्रक्शन के फेजेस के बेस पे भी इसे बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मतलब फेजेस आते हैं, और उसके ऊपर से इसे डिवाइड किया है 7 मतलब टाइप्स में। ये सभी के बारे में आगे आएगा तो आगे हम देखेंगे डिटेल्स में। अभी आपको ये सिर्फ नाम याद रखने हैं। इसके बाद जो सी टाइप है मतलब जो थर्ड टाइप है क्लासिफिकेशन का, वो ऐसे है, डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी, कॉमर्शियल साइजेस एंड स्पेसिफिकेशंस, द इक्विपमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। एक है आपका स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, दूसरा है आपका स्पेशल इक्विपमेंट। यानी जो आपकी अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, उसकी कॉमर्शियल साइजेस कितनी अवेलेबल है और उनके स्पेसिफिकेशन कैसे है, उसके बेस पे 2 टाइप्स आपके बनते हैं इक्विपमेंट के, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट और स्पेशल इक्विपमेंट। तो स्टैंडर्ड में क्या है देखते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स आर कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड एंड आर इजीली अवेलेबल टू द प्रोस्पेक्टिव परचेसर्स। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जो होते हैं वो कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं हर एक परचेसर को। ओके, जैसे मतलब मैं आपको बताना चाहूँ तो आप कोई भी मतलब जो मैन्युअली ऑपरेटेड जो टूल है या इक्विपमेंट है उसकी अगर आप बात करो तो वो इजीली अवेलेबल होता है और मतलब मैन्युफैक्चर भी वो कॉमनली होता है। ओके, तो उसे हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स बोलते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड दे आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड कॉमर्शियल साइजेस। देखो वो जो है वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज में कॉमर्शियल साइजेस में अवेलेबल होते हैं। ओके, उनके लिए कोई स्पेशल साइज की या तो मतलब स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अगर मार्केट में जाए तो हमें वो इजीली अवेलेबल होते हैं। ओके, ऐसे इक्विपमेंट को हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बोलते हैं।
और दूसरा टाइप जो है वो स्पेशल इक्विपमेंट्स है। तो स्पेशल इक्विपमेंट्स में क्या होता है, जो स्पेशल इक्विपमेंट्स आर दोज इक्विपमेंट्स which are manufactured for a specific project or which does not have readily accessible spare parts। स्पेशल को हमें मतलब एक स्पेशल ऑर्डर देके या तो फिर स्पेशल साइज में बनाना पड़ता है, वो मार्केट में अवेलेबल होता नहीं है, हमें उसे बनवाना पड़ता है या तो फिर उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे टाइप के इक्विपमेंट्स है उसे हम स्पेशल इक्विपमेंट्स कहते हैं। अब जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं वो देखो वेरियस साइजेस में अवेलेबल होते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स है वो भी इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे पास मार्केट में। अगर आपके इक्विपमेंट का कोई स्पेयर पार्ट को मतलब बिगड़ गया है तो आप इजीली मार्केट में जाके उसे परचेस कर सकते हो, तो वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में पॉसिबल है। लेकिन आपके स्पेशल इक्विपमेंट्स में क्या है कि उसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो इजीली मिलता नहीं है। ओके, तो वो दोनों में ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट और स्पेशल इक्विपमेंट्स में। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में फर्दर क्या पॉइंट्स है और फर्दर हमें आगे क्या पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग videos of construction equipment and automation. Thank you.